नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और मैं हूं राजेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है और ख़ास करके लीगल ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। लीगल ट्रांसलेशन में जिन बातों का ध्यान रखना है, जिन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने और जिन शब्दों का उपयोग करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे वाक्यों का चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में बनाने के टाइम में और हिंदी से इंग्लिश में बनाने के टाइम में, ट्रांसलेशन करने के टाइम में मीनिंग तो आप जानते हैं उन शब्दों का, लेकिन उसका सही प्रयोग और एक अच्छा वर्ड, एक अच्छा वाक्य का प्रयोग करना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो भी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं, हमें किस प्रकार से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पर देख पाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए एक सेंटेंस है, पावर टू डिस्पेंस विथ इंक्वायरी इज कन्फर्ड फॉर ए पर्पज एंड टू इफेक्चुएट द पर्पज पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड। एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस का क्या करना है हमने, जैसे मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पावर टू डिस्पेंस विथ इंक्वायरी, ठीक है, यहाँ तक एक छोटा पार्ट बना लेंगे। इज कन्फर्ड फॉर ए पर्पज यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद एंड यहाँ कनेक्टर आ जाएगा। उसके बाद टू इफेक्चुएट द पर्पज पावर कैन बी एक्सरसाइज, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना, हमें शब्दों के मीनिंग पता होना चाहिए। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप नॉर्मल मीनिंग तो आप सबको पता है, लेकिन एक अच्छा लीगल ट्रांसलेशन के लिए किस प्रकार से मीनिंग का उपयोग करना चाहिए वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब पावर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे पावर का मीनिंग होता है शक्ति, ठीक है ना। और टू डिस्पेंस विथ इंक्वायरी, इसका मतलब होता है अभिमुक्ति। लीगल ट्रांसलेशन की बात करो ना, अगर ऐसे आप देखेंगे तो डिस्पेंस विथ का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ, यानी कि छुटकारा पाना, ठीक है। तो छुटकारा पाना, इसको हम अगर हम लीगल वर्ड में ले जाएंगे तो एक बहुत अच्छा वर्ड है इसका, इसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ, है ना, आप लोगों को देखने में आसानी होगा। ताकि टू डिस्पेंस विथ का मीनिंग होगा डिस्पेंस विथ इंक्वायरी, इसका मीनिंग हो जाएगा अभिमुक्ति, ठीक है ना, अभिमुक्ति। अब इंक्वायरी का मतलब क्या हो जाएगा, जांच, सॉरी, इंक्वायरी का मतलब हो जाएगा जांच, ठीक है, इस तरह से। और इज कन्फर्ड, इज का तो मीनिंग आपको पता ही है, कन्फर्ड का मतलब होता है दी गई है, और एक अच्छा मीनिंग में लिखेंगे तो प्रदत्त है, प्रदत्त की गई है, ठीक है, प्रदत्त। और फॉर ए पर्पज का मतलब है, पर्पज का देखिए मीनिंग आप लोग इंग्लिश में नॉर्मल मीनिंग में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पर ये कारण नहीं आएगा, पर्पज का यहाँ मीनिंग आ जाएगा प्रयोजन, प्रयोजन, ठीक है। और एंड टू इफेक्चुएट, इफेक्चुएट का मीनिंग हो जाएगा प्रभावी, ठीक है। अब पर्पज का मैंने मीनिंग बता दिया, पावर का भी बता दिया। कैन बी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग किया जाना, है ना, कैन प्रयोग किया जा सकता है, कैन भी एक्सरसाइज, हम इसको एक शब्द मानेंगे यहाँ तक से, तो PRA प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है। और इसी तरह से अभी मैं यहाँ तक का मीनिंग बताता हूँ और इसी का हम फिर ट्रांसलेशन कैसे करना है ये देखिए आप, ठीक है। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करने जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसका जब हम ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, देखिए, पावर टू डिस्पेंस विथ इंक्वायरी, कहने का मतलब है क्या है कि जांच से अभिमुक्ति देने की शक्ति, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, जांच से अभिमुक्ति देने की शक्ति, ठीक है। इज कन्फर्ड, ठीक है, यहाँ तक का हो गया पावर टू डिस्पेंस विथ इंक्वायरी, यहाँ तक का मीनिंग हो गया। अब इज कन्फर्ड का मतलब होता है प्रदत्त की गई है, प्रदत्त की गई है, ठीक है। और फॉर ए पर्पज, ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेंगे फॉर ए पर्पज, फॉर ए पर्पज का मतलब हो गया किसी प्रयोजन के लिए, ठीक है। ए का यहाँ मतलब हो जाएगा किसी, और फॉर का मतलब हो जाएगा के, तो फॉर ए पर्पज का मतलब हो जाएगा किसी प्रयोजन के लिए, ठीक है। एंड टू इफेक्चुएट द पावर, ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया, और टू इफेक्चुएट का मतलब है प्रभावी करने के लिए, प्रभावी करने के लिए किसको, प्रयोजन को, है ना,
पावर कैन बी एक्सरसाइज, शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका अब आप सही में रीअरेंज करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा। एक्चुअली में तो मैं पहले भी आप सबको बताया हूँ कि जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश का जो वाक्य हो क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर होता है वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब आप इसको हिंदी में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदी का वाक्य कैसे बनता है, हिंदी वाक्य की संरचना होती है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में अन्य शब्द होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में फिर वर्ब आता है, यानी कि क्रिया आती है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पावर, ठीक है, जांच, पावर टू डिस्पेंस विथ इंक्वायरी इज कन्फर्ड फॉर ए पर्पज। इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा, जांच से मुक्ति देने की शक्ति किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त की गई है। और ठीक है, और यहाँ पर रीअरेंजिंग जब हम करेंगे, और उस द का मतलब यहाँ उस हो जाएगा, ठीक है, द का मतलब द प्रयोजन, और उस प्रयोजन को प्रभावी करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन बन जाएगा आपका। यहाँ तक का आपका ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, पावर टू डिस्पेंस विथ इंक्वायरी, इसका मतलब हो गया जांच से अभिमुक्ति देने की शक्ति। इज कन्फर्ड फॉर ए पर्पज, ठीक है, किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त की गई है, और उस प्रयोजन को, और यहाँ आ जाएगा एंड टू इफेक्चुएट द पावर, एंड टू इफेक्चुएट द पर्पज, और उस प्रयोजन को प्रभावी करने के लिए, ठीक है, टू इफेक्चुएट यानी प्रभावी करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यानी पावर कैन बी एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरह से ट्रांसलेशन इसका बनेगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे, बट पावर इज हैज्ड इन विथ ए कंडीशन ऑफ सेटिंग डाउन रीजंस इन राइटिंग व्हाई पावर इज एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहाँ एक सेंटेंस देखेंगे आप इस तरह से, ये सेंटेंस है, इसका आप मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बट का मतलब हो गया किंतु, पावर का शक्ति आपको पता ही है, इज का मतलब हो गया है, हैज्ड इन का मतलब हो गया बचाव, बचाव होता है, घेरा होता है, हेज का मतलब होता है बचा, इस तरह से होगा। ठीक है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और सेटिंग डाउन, जैसे आप सबको मालूम है, सेटिंग डाउन का जो अर्थ है, सेट डाउन का मतलब होता है लिखना। ठीक है, सेट डाउन का अर्थ क्या होता है, लिखना। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, कंडीशन का तो शर्त हो गया, हैज्ड इन का मैंने बता दिया, घेरा, रक्षा करने के लिए जिसका हाथा वगैरह जो लगाते हैं उसको हैज्ड इन बोलते हैं। सेटिंग डाउन का मतलब होता है लिखना। ठीक है, सेटिंग डाउन का मतलब हो गया लिखना, रीजन का मतलब हो गया कारण, कारणों, इन राइटिंग का मतलब होता है लिखित में। ठीक है ना, तो लिखित रूप में लिखना हो गया। ठीक है, क्या लिखना, तो वाई पावर इज एक्सरसाइज। यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस जैसे मैं बताता हूँ उस तरह से हो जाएगा, वाई पावर इज एक्सरसाइज, कि उन शक्तियों का प्रयोग क्यों किया गया। ठीक है, शक्तियों का प्रयोग किया गया। तो अब सिंपल सा इसके आप देखेंगे, सिंपली आप देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा आपका, किंतु पावर इज हैज्ड इन। ठीक है, बट का हो गया किंतु, पावर इज हैज्ड इन, इसका कहने का मतलब हो गया किंतु उन शक्तियों को क्या किया गया है, एक बंधन में रखा गया है। ठीक है ना, बंधन यानी बचाव के साथ रखा गया है, इस शर्त के साथ कि उन कारणों को लिपि करना होगा
की शक्तियों का प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है दोस्तों। आपको एकदम से सही और अच्छा एक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपका ट्रांसलेशन सही बन पाएगा। इसी प्रकार से आप आगे भी देखेंगे। ऑब्वियसली, देयरफॉर, ठीक है, ऑब्वियसली का मतलब हो गया स्पष्टतः, और देयरफॉर का मतलब हो गया इसलिए। इसलिए द रीजन्स का आपको मालूम ही है, कारणों। विच वुड परमिट, परमिट का हो जाएगा अनुज्ञा, आपको पता ही है एक अच्छा हिंदी होता है क्या इसका, अनुज्ञा। एक्सरसाइज ऑफ पावर मस्ट बी सच एज वुड, एक्सरसाइज ऑफ पावर, शक्ति का प्रयोग, मस्ट बी होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो क्लियरली स्पेल आउट, ठीक है, क्लियरली स्पेल आउट का मतलब है स्पष्ट रूप से व्याख्या करता हो। ठीक है, स्पष्ट व्याख्या करता हो। कि दैट का मतलब हो गया कि इंक्वायरी इज हेल्ड, दैट द इंक्वायरी इफ हेल्ड, कि यदि जांच किया जाए तो काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है प्रतिकूल परिणाम। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये होता है कि अगर इंक्वायरी हो तो प्रतिकूल परिणाम मिले उससे। ठीक है, अगर आप लिपिबद्ध करके रखे हैं तो उसका, अगर इंक्वायरी हो कि आपने ऐसे निर्णय क्यों दिया है या ऐसी शक्ति का क्यों प्रयोग किया गया है, तो उसका अगर जांच हो तो उनको उनका प्रतिकूल परिणाम मिलना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है। ऑब्वियसली देयरफॉर, कहने का मतलब हो गया स्पष्टता, इसलिए। द रीजन विच वुड परमिट एक्सरसाइज, तो उन कारणों को जिनके वजह से आपको इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। ठीक है, तो उस पावर का प्रयोग करने के लिए आप जो मस्ट बी सच एज, वो कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि उसको क्लियरली स्पेल आउट करना चाहिए, यानी लिपिबद्ध कर लेना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखित रूप में वहाँ लेके आना चाहिए कि उस शक्तियों का प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, ताकि अगर जांच हो यदि किसी प्रकार का, तो उनको जांच के द्वारा ये पता चले कि हाँ, इसका शक्ति का प्रयोग करने का उसमें रीजन लिखा गया है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बहुत अच्छी जानकारी के साथ में, बहुत अच्छे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।